Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. So here is our second last lecture of history. इसके बाद एक ही लास्ट लेक्चर बच जाएगा हिस्ट्री का और हमारा पूरा कोर्स चाम्स बैच का SST में कंप्लीट हो जाएगा. So with this, let's get started our new chapter जो कि हम वन शॉट में करेंगे, that is new empires and kingdoms. आपको पता ही है कि बहुत सारे किंग्स थे, बहुत सारे किंगडम्स बन चुके थे और बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स बन चुके थे. इनके बारे में हमें कैसे पता लगता है? बुक्स से पता लगता है, बरियल से पता लगता है, कॉइन से पता लगता है, एविडेंस से पता लगता है, राइट. और एक और चीज, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक और ऐसी किताब है जो बहुत सारे पोएट्स लिखते थे, बहुत सारे अलग अलग लोग लिखते थे जो ट्रैवल करते थे, उनके बिहाफ पे वो जो बहुत बहुत बड़े बड़े स्टोरीज लिखते थे. उससे हमें पता लगता था कि कैसे कितने ज्यादा किंग्स हो चुके हैं और कितने ज्यादा किंगडम में लोग हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किंग की जिनको बोला जाता है बहुत ही फेमस, जो गुप्ता एम्पायर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उनके एक लीडर की, उनके किंग की, जिनको बोला जाता है समुद्रगुप्ता. तो समुद्रगुप्ता कौन थे? एक ऐसे, हम एक लीडर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स की बात करेंगे. समुद्रगुप्ता एक ऐसे फेमस रूलर थे जो गुप्ता डायनेस्टी को डिनोट करते थे. तो इनका नाम क्या था? समुद्रगुप्ता. ये एक पहले ऐसे लीडर हैं जो गुप्ता डायनेस्टी के थे, बहुत ही फेमस लीडर थे. और इनके बारे में हमें कैसे पता लगा? जैसे हमें कहा कि हमें लीडर्स के बारे में कोई ना कोई किताब से पता लगता है. और ये बुक कौन सी थी? ये इंस्क्रिप्शन से पता लगा. और इस इंस्क्रिप्शंस या फिर बुक्स, इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं कि जो चीजें इंस्क्राइब्ड होती हैं, छपी होती हैं या पंच हुई होती हैं किसी ना किसी मॉन्यूमेंट पे, उनको बोला जाता है प्रशस्ति. प्रशस्ति क्या थी? एक काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन थी जिसको स्पेशल काइंड बोल जाते हैं. एंड एक तो होती है बेटा जिसको हम नॉर्मल इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है. इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? इंस्क्रिप्शंस होती है कुछ ना कुछ जिसमें इनक्राइब्ड कोई ना कोई चीजें लिखी होती हैं. बट एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन थी और वो स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है प्रशस्ति, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती थी. और वो कुछ ऐसे होती थी, इसके बारे में पढ़ते हैं. ये क्या होता था? संस्कृत में इसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, यानी कि हम कहते हैं ना, इन द मेमोरी ऑफ ये बेंच बनाया गया, इन द मेमोरी ऑफ ये मॉन्यूमेंट बनाया गया, इन द मेमोरी ऑफ ये चीज डोनेट की गई. तो इन प्रेज ऑफ यानी कि कुछ भी इंस्क्राइब्ड है किसी पिलर पे या किसी टेबल पे या किसी चेयर पे या किसी मॉन्यूमेंट पे या किसी वॉल पे, वहां पे उस पर्टिकुलर लीडर की अच्छाई की जाती थी, वहां पे उस पर्टिकुलर लीडर की तारीफें की जाती थी. और उस पर्टिकुलर किंग को या फिर उस पर्टिकुलर लीडर को क्या किया जाता था? उनको मोटिवेशन के उसमें बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था कि ये लीडर बहुत अच्छे थे. सो वाइल प्रशस्तीज वर कंपोज्ड ऑफ सम रूलर्स, जो हमने कहीं चैप्टर 9 में इससे पहले वाले चैप्टर में कर लिए, सच एज गौतमी पुत्र श्री सकती रानी, दे बिकेम फार मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास. तो ऐसे कुछ लीडर्स जो थे, ठीक है, ये गुप्ता से दे बिकेम फार मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे क्योंकि इनकी तारीफें ज्यादा होती थी. जिस चीज की ज्यादा तारीफ होगी डेफिनेटली, ठीक है, जिस चीज की ज्यादा आपको प्रशंसा मिलेगी, जिस चीज की ज्यादा अच्छाई होगी, आपको वो चीज अच्छी लगेगी. सो इन दैट केस ये बोला जाता था कि ऐसे और लीडर्स थे जिनकी बहुत ज्यादा तारीफ होती थी. और तारीफ कैसे होती थी? हमें कैसे पता कि वो लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे या वो लीडर बहुत ही अच्छे थे? प्रशस्ति देख के, यानी कि हम बोले कि हमें इंस्क्रिप्शन देख के पता लगता था. ऐसे कुछ पिलर्स होते थे और इनके ऊपर ऐसे इंस्क्राइब्ड प्रशस्तिस लिखी होती थी, ठीक है. तो इसके बारे में हमें पता लगता था. और इसके अलावा एक और चीज होती थी जिसमें जो पोएट्स हैं, ठीक है, जो पोएट्स हैं वो लिखते थे. प्रशस्ति लिखी जाती थी बाय पोएट, सेंटेंसेस में लिखी जाती थी. और वो क्या ऐसे लिखते थे? चलिए देखते हैं. और लिखते थे पोएट. और जो पोएट्स होते हैं जो पोएट्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रेज करते थे इन ग्लोइंग टर्म्स, ठीक है. ऐसे बोलते थे कि वो वॉरियर हैं, वो किंग है जिन्होंने जीता विक्ट्रीज, ठीक है, बैटल जीते. हु वाज लर्न्ड एंड द बेस्ट ऑफ द पोएट्स, ही इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज द इक्वल टू द गॉड्स. यानी कि जो पोएट्स हैं वो ही लिखते थे ये सारी चीजें. और जो पोएट्स हैं वो डिस्क्राइब करते थे कि ये किंग नहीं है, ये भगवान के जैसे
इनकी इक्वालिटी, मतलब इनका अगर हम तजुर्बा देखें, इनको इक्वालिटी में देखें तो भगवान जितने हैं ये, है ना, बड़े, ये वॉरियर हैं, ये किंग हैं, ये बैटल लड़ते हैं, ये लर्नड मैन हैं, तो उसकी तारीफें पर्टिकुलर किंग की तारीफ की जाती थी। और इसी तारीफ से ये देखते था, या इस तारीफ से ये दिखता था कि ये दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, राइट। नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसे पोएट्स बैठ के उसको गाते भी थे। दे यूज टू सिंग, दे यूज टू नॉट इवन राइट, पोएट कह रहे, पोम बना रहा है, कोई कविता लिख रहा है, तो उसको गाता भी था और फिर उसको लिखता था, इंस्क्राइब करता था, और इसमें बेसिकली क्या होती, तारीफें होती थी। और आज हमें इन लीडर्स के बारे में कैसे पता चल रहा है, इन तारीफों से पता लग रहा है, इन ऐसी चीजों से पता लग रहा है कि ये चीज तो भाई ऑलरेडी इतनी अच्छी थी, तो अच्छी चीजों को हम हमेशा प्रेज करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्ता द वॉरियर, अब इनके बारे में अगर किसी पोएट ने कुछ लिखा तो कैसे लिखा, whose body was most charming, मतलब ऐसा लीडर था जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा अपीलिंग थी, यानी कि वो दिखने में लगता था कि क्या पर्सनैलिटी है। बीइंग कवर्ड विद द plenteous beauty of marks of hundreds of scars caused by battle axes, यानी कि वो एक अपीलिंग पर्सनालिटी थी, उनकी पर्सनालिटी एक अपीलिंग वॉरियर जैसे क्यों थी, क्योंकि समुद्रगुप्ता एज अ किंग अपने ऊपर उनके मार्क्स थे, स्कार्स थे, चोटें थी, और वो चोटें कैसे लगती थी, एरो से लगती थी, एक्सेस से लगती थी, स्पाइक से लगती थी, स्पीयर्स लगती थी, बार्ब डार्ट से लगती थी, स्वॉर्ड्स, आयरन क्लब्स, जेवलियंस, बार्ब्ड एरोज, लॉन्ग एरोज, मेनी अदर वेपन्स। कहने का भाव क्या है, कहने का भाव यह है कि वो इतने अच्छे लीडर थे, तो इतने अच्छे बैटल्स लड़ते थे, उनकी पर्सनालिटी पे ये झलकता था कि उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई की है। और ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या है, ये टूल्स है, ये वेपन्स है, जिनसे उनको, जो वो लड़ते हुए उनको घाव लगते थे। तो ये एक लाइन लिखी गई, और ये लाइन क्या डिनोट करती है कि वो बहुत अच्छे वॉरियर रहे हैं अपने टाइम पे, तो उनकी तारीफ के अंदर ये लिखा गया। अब हमें इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में, इस पर्टिकुलर लीडर के बारे में, पर्टिकुलर किंग के बारे में एविडेंस से पता लगता है। ये हमने पूरी क्लास 6 में पढ़ा है, एविडेंस से पता लगता है। एविडेंस यानी कि कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, एविडेंस यानी कुछ ऐसी चीजें जो हमें मिट्टी से मिलती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है बुक्स से पता लगता है, हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगा, ठीक है, कॉइन से पता लगता है, हमें बरियल से पता लगता है, ठीक है, और हमें लॉट ऑफ लाइक पोएट्स जो पोएम्स लिखते हैं उनसे पता लगता है। ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, सारी चीजें हमें बताती हैं पास्ट के बारे में। दे टेल अस अबाउट द हिस्ट्री, दे टेल अस अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री से पता लगता है, पास्ट से पता लगता है, ठीक है। द किंग हु प्लेड द वीणा, अब कहने का बात यह है कि अगर आप कॉइन्स देखोगे, ठीक है, आप कॉइन्स देखोगे तो कॉइन्स में आपको क्या नजर आ रहा है, कॉइन्स में आपको लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं, लोग गाना बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या पता लगता है इसमें, देखो ऐसे कुछ कॉइन्स जैसे कि वीणा बजा रहे हैं, वीणा बजाने का मतलब क्या है, बिकॉज दे आर सिंगिंग इन कोड्स, दे आर ग्लोरीफाइंग ऑल दीज जो प्रशंसा वाली चीजें इन द कोड। ये क्या कर रहे हैं, ये वीणा बजा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये सुन रहे हैं। तो भाव यही है कि वो कुछ ना कुछ ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फाइंड आउट कैसे किया गया, ये फाइंड आउट किया गया कॉइन से, जो सिक्के होते थे उस टाइम पे, वहां पे ये बनी होती थी चीजें। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया ये कॉइन्स के बारे में या इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में, एविडेंस के बारे में जब मिला, तो उनके ऊपर सेम चीजें इनग्रेव थी जो हमारी बुक्स में या इंस्क्रिप्शन में इनग्रेव थी। तो कहने का मतलब क्या था, ये एरा ऐसा था जहां पे पोएट्स, ठीक है, गा रहे हैं, जहां पे पोएट्स सुना रहे हैं, पोएट गीत गा रहे हैं। और some other qualities of Samudragupta are shown on coins such as this one, where he is shown playing the veena, यानी कि समुद्रगुप्ता के टाइम पर, ठीक है, समुद्रगुप्ता के टाइम पर पोएट्स होते थे, पोएट्स गीत गाते थे, पोएम्स बनाते थे, ठीक है। और किसके लिए बनाते थे, किंग की प्रशंसा करते हुए, किंग को प्रेज करते हुए, किंग को प्रेज करते हुए। तो कहने का भाव यह था कि जब समुद्रगुप्ता की इतनी तारीफ होती थी, यानी कि वो बहुत अच्छे लीडर थे। और तारीफ कैसे होती थी, थ्रू कॉइन्स में हमें पता लगता था, थ्रू इंस्क्रिप्शंस पता लगता था। तो वो कहीं ना कहीं वो एरा इसीलिए ही था।
अब बात आती है हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स। अब कहने का भाव क्या है, हरिसेना कौन है? हरिसेना एक पोएट है, ठीक है। हरिसेना कौन है? हरिसेना एक पोएट है। और पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि उस टाइम के रूलर्स कितने होते थे। अगर हम बात करें वहां पे एक एम्पायर है, किंग तो चल रहा है, बट किंग्स भी बहुत सारे होते थे। अगर हम देखें इंडिया का एरिया, भारत बहुत बड़ा था, सब कॉन्टिनेंट इज अ वेरी बिग प्लेस, तो वहां पे ठीक है बोलबाला एक लीडर का हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी अलग अलग लीडर्स थे, और वो अलग अलग लीडर्स बहुत कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता था, उनका अलग अलग चीजें होती थी। सो हरिसेना describes 4 different types of rulers and tells us about समुद्रगुप्ता's policy towards them। तो यानी कि वो कहते हैं कि अलग अलग लीडर्स थे। समुद्रगुप्ता बहुत ही फेमस थे उस टाइम पे, तो समुद्रगुप्ता की अपनी अपनी क्या थी, अपने अपना पॉलिसीज थी, अपने अपने तरीके थे, तौर तरीके थे कि वो 4 टाइप्स ऑफ किंग्स है कैसे रूल करते थे। तो पहली बात आती है रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता। आर्यवर्ता एक जगह का नाम है, ठीक है। आर्यवर्ता एक जगह का नाम है जो नॉर्थ इंडिया में लाई करती है, एरिया, ठीक है। एरिया है जो नॉर्थ इंडिया में लाई करती है। द एरिया शेड इन द ग्रीन, ये वाला पार्ट जो है नॉर्थ इंडिया का, ये वाला, ठीक है। हेयर देयर वर 9 रूलर्स। कहने का भाव ये कि यहाँ पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, कन्नौज और मथुरा में 9 रूलर्स थे, ठीक है। 9 रूलर्स थे एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर। तो समुद्रगुप्ता एम्पायर इतना बड़ा था कि समुद्रगुप्ता ने अपने अंदर, ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट ले लिया जिसको हम बोलते हैं आर्यवर्ता, ठीक है। आर्यवर्ता इनके अंदर आ गया। आर्यवर्ता जो प्लेस है नॉर्थ इंडिया में, इनके अंदर आ गया, और इसके अंदर थे 9 रूलर्स। तो आप लगा लो ये अलग थे लेकिन इसका पार्ट बन गया। ये आपको मैप मिल जाएगा, आई हैव द बुक विद मी, ठीक है। आपको मैप मिलेगा, पेज नंबर, बिकॉज ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो मैप इज ऑन पेज नंबर 105। रेफर टू दिस मैप जब भी हम पढ़ रहे हैं ऑफ योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 105 को रेफर करना बेटा, क्योंकि यहां पे आप बहुत सारी जगहों के बारे में पढ़ोगे, और यही डिनोट करता है कि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आर्यवर्ता था, वहां पे 9 रूलर्स थे, समुद्रगुप्ता ने उसको अपने अंडर ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ यानी कि द साउथ इंडियन पार्ट, ठीक है। यहां पे हम दक्षिणापथ की बात कर रहे हैं, यहां पे हम आते हैं साउथ इंडिया की तरफ, प्रेजेंट साउथ इंडिया हम बोलते हैं इसको, ठीक है। Here there were 12 rulers. They surrendered to समुद्रगुप्ता after being defeated and then they allowed them to rule again। तो कहने का भाव क्या है कि अगर आप ये डॉट्स देख रहे हो, ठीक है, सिटीज कॉन्कर्ड बाय गुप्तास, तो गुप्तास ने ये सारी सिटीज को कॉन्कर कर लिया था। और कहने का भाव क्या था कि समुद्रगुप्ता के अंदर आ गए थे ये 12 रूलर्स, 12 की बात हो रही है, 12 रूलर्स आ गए थे, मतलब बड़े बड़े रूल करते थे अपनी अपनी जगह को, ये 12 रूलर्स आ गए थे। और कैसे आ गए थे? क्योंकि डिफीट हो गए थे, हार गए थे, एंड देन अलाउड देम टू रूल अगेन, और उनको बोला एंड ही देन अलाउड टू रूल देम अगेन, मतलब फिर समुद्रगुप्ता ने बोला कि तुम दोबारा भी रूल कर सकते हो, लेकिन जब वो हार गए थे उसके अंदर आ गए थे कौन? ये सारे लीडर्स दक्षिण के। अब आते हैं थर्ड पार्ट, बुक में लिखा है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग सिटीज। इनर सर्कल यानी कि अंदर नेबरिंग स्टेट्स की कौन सी थी, जिसके अंदर असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गना संघास। गना संघास याद होगा हमने किया था, गना संघास क्या है? जो संघ बना लेते थे, जो असेंबलीज बना लेते थे, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड पर्पल ऑन द मैप, दे बॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। तो वो क्या करते थे? ये वाले लोग, मैप देख लेते हैं एक बार, ये वाला पर्पल वाला एरिया, ये वाला एरिया जो था, ये क्या करते थे? ये वाला एरिया जो था, ठीक है, ये वाले लोग जो थे, ठीक है, वो क्या लाते थे? वो लोगों के लिए वो समुद्रगुप्ता के लिए ट्रिब्यूट्स लाते थे, गिफ्ट लाते थे, ठीक है, जो पर्पल से मार्क्ड हुआ है। अगर आप देख सकते हो पर्पल से मार्क्ड हुआ है। उसके बाद आते हैं कि आउटलाइंग एरियाज, ठीक है। उसके बाद क्या था? आउटलाइंग एरियाज। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू इन द मैप were the descendants of the Kushanas
and the Shakas and the ruler of the Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in the marriage. तो उन्होंने अपनी बेटियां दी थी कि हम आपको यहाँ से श्रीलंका से या फिर ये वाले ब्लू वाले एरिया से, ठीक है, बेटियां दे रहे हैं क्योंकि आउटर इंडिया पार्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपसे सरेंडर करें. तो यानी कि अब ये देखो समुद्रगुप्ता, ठीक है, समुद्रगुप्ता कितना बड़ा एक रूलर था. ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे इतना बड़ा रूलर था. ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है पोएट्स की तारीफों से, ठीक है, और हरिसेना से पता लगता है क्योंकि वो भी एक पोएट था और उसने ये पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, नॉर्थन इंडिया के अंदर आर्यवर्ता यानी कि नॉर्थ इंडिया 9 रूलर्स को सरेंडर करवा दिया था. मतलब 9 रूलर्स उनके अंडर आ गए थे. ठीक है, सेकंड था हमारा दक्षिण पथ यानी कि साउथ इंडिया. ट्वेल्व रूलर्स उनके अंदर आ गए थे क्योंकि वो हार गए थे. Because they were defeated. Inner circle of neighboring states कौन कौन सी हुई? नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट. लेट मी चेक. इन द नॉर्थ वेस्ट, वेट ये वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट, ओके, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट ऑल्सो, अ बिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट दोनों लिखो. नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो पर्पल पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि वो क्या लेकर आते थे? वो ट्रिब्यूट लेकर आते थे, गिफ्ट लेकर आते थे, ट्रिब्यूट लेकर आते थे किंग के लिए, ट्रिब्यूट्स गिफ्ट्स लेकर आते थे, ऑफर करते थे उनको ये सारी चीजें. ठीक है, अब बात होती है आउटलाइंग एरियाज जो थोड़े से बाहर पड़ रहे थे. ठीक है, आउटलाइंग एरियाज, आउटलाइंग एरियाज में क्या होता था? जैसे कि श्रीलंका का एरिया होगा, प्रेजेंट है श्रीलंका. ब्लू पार्ट देखो आप, ब्लू पार्ट कहाँ है? इसमें नहीं है. हाँ, श्रीलंका एरिया होगा ये वाला एरिया, ये मैंने मेंशन किया है. अगर आप देखेंगे पाकिस्तान वाला एरिया, इफ यू विल सी द गुजरात एरिया, ठीक है, ये सारा आउटर पार्ट बोला हुआ है, आउटर स्टेट्स बोली गई हैं. ओके, सो ये आउटर स्टेट्स क्या है? ब्लू में मार्क की गई है और ये बोला है कि कुशानास के डिसेंडेंट है. ठीक है, किसके डिसेंडेंट है? कुशानास के. कुशानास के डिसेंडेंट है एंड शाकास के, कुशानास प्लस शाकास. कुशानास और शाकास के डिसेंडेंट है, जो याद करो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कुशाना रूल चल रहा था उनका, और ये भी चाह रहे थे कि ये अपनी बेटियां यानी कि अपनी डॉटर्स को समुद्रगुप्ता के कोर्ट में मैरिज करवाना चाह रहे थे. ठीक है, दिस इज हाउ समुद्रगुप्ता बहुत ज्यादा फेमस था और समुद्रगुप्ता बहुत ज्यादा अपने पोएट्स की हमेशा कहते हैं ना कि बुक्स में था और हमेशा बाकी सारे लोग इनके अंडर आते रहे. ये समुद्रगुप्ता के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, ऑल राइट, अब हम पढ़ते हैं. ठीक है, और एक और चीज, समुद्रगुप्ता की जीनियोलॉजी यानी कि जनरेशंस के बारे में भी मेंशन किया गया है. समुद्रगुप्ता की जनरेशंस के बारे में मेंशन किया गया है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, ये लगेगा मैम ये चैप्टर बताना क्या चाह रहे हैं, बट अगर आप अच्छे नोट्स बना लोगे आपको, लेकिन आपकी एनसीईआरटी जरूर रीड करनी पड़ेगी. एनसीईआरटी रीड क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में एक्चुअली क्या है.
एनसीईआरटी देख के ही तो पता लगता है ना कि ये मुश्किल है, ये डिफिकल्ट, इजी है, ये डिफिकल्ट है, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी पूरी पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ने, बट उसके छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद करने हैं। तो इफ यू कम ऑन पेज नंबर 106, हम पेज वाइज करेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट ना रह जाए किसी को। इफ यू कम टू पेज नंबर 106 ऑफ एनसीईआरटी, यहाँ पे जीनियोलॉजीज लिखी, यानी कि जनरेशंस, जीनियोलॉजीज यानी कि जनरेशंस। तो कहने का भाव यह है कि जब समुद्रगुप्ता या फिर कोई भी लीडर होता है, कोई भी किंग, तो उसकी जीनियोलॉजीज, उसकी जनरेशन के बारे में भी उन किताबों में लिखा जाता है। पोएट्स उनके बारे में भी लिखते हैं। तो मैं पूरा नहीं बताऊंगी आपको, मैं सिर्फ ये बताऊंगी जो प्रतिष्ठित थी उसके अंदर जीनियोलॉजीज के बारे में लिखा था। जैसे समुद्रगुप्ता के ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, उनके ग्रैंडफादर कौन थे, ठीक है, उनकी मम्मी का नाम क्या था, लिच्छावी गणा, चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराज अधिराजा। तो ये सारी ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर और समुद्रगुप्ता के दादाजी, परदादाजी के बारे में ये कहाँ लिखा गया है, जीनियोलॉजीज में लिखा गया है। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीनियोलॉजीज, तो यानी कि इसका मतलब होता है जनरेशंस, यानी कि इसका मतलब होता है कि कौन क्या था। ठीक है, हायरार्की, ठीक है, नेम्स, नेम्स। तो इस सारी चीजों का वर्णन किसमें किया है, ये सारी चीजों का वर्णन, ये सारी चीजों का वर्णन प्रतिष्ठि में किया है। यहां पे किया हुआ है, तो ये यही बताना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट किंग के बारे में, जिसका नाम है हर्षवर्धना, एंड उनकी कोई किताबें या उनके बारे में कि वो क्या क्या करते थे। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये हम नेक्स्ट किंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हर्षवर्धन के नाम से हम जाते हैं, और इनकी हर्षचरिता यानी इनके बारे में लिखी गई चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धना, ठीक है, कौन है ये, हर्षवर्धना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Harshvardhana, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. His court poet, और उनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था, उनके कोर्ट पोएट का नाम था बंधभट्टा, who wrote his biography, जिसको हर्षचरित्र बोलते हैं इन संस्कृत। तो कहने का भाव है कि ये भी बहुत बड़े लीडर थे, किंग थे। ठीक है, और हर्षवर्धना का जो मतलब अगर हम रूल देखें वो 1400 ईयर्स अगो का है, और उनके जो कोर्ट पोएट थे वो थे क्या था, बन्ना भट्टा, बन्न भट्टा या बन्ना भट्टा, क्योंकि हम ए भूल जाते तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। और उनकी किताब जो उनकी बायोग्राफी लिखी उसको बोला जाता था हर्षचरिता, उनके बारे में, या फिर उनको बोले उनकी बायोग्राफी, उनके कैरेक्टर के बारे में भी मेंशन था। और बहुत सारे जो लीडर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो भी आते थे और इस चीज को पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया हर्षवर्धना का, हर्षवर्धना वाज अ रूलर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट लीडर की बात कर रहे हैं, हर्षवर्धना वन सच रूलर, 1400 ईयर्स अगो रूल करके जा चुके हैं। ठीक है, रूल किया है उन्होंने। हर्षवर्धना 1400 ईयर्स अगो उन्होंने रूल किया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उनके कोर्ट पोएट, ठीक है, क्योंकि पोएटों का क्या चल रहा था, सीजन चल रहा था, टाइम चल रहा था। उनके पोएट का नाम क्या था, उनके पोएट का नाम आता है यहाँ पे बन्न भट्टा, और उन्होंने ही हर्षवर्धना के बारे में हरीशचरिता लिखी। हरीशचरिता क्या है, हरीशचरिता एक बायोग्राफी है। ठीक है, क्लियर, समझ आया। और किसने, और ये भी बोला गया है कि ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा ट्रैवलर्स आते थे
और ट्रैवलर्स क्या करते थे, ट्रैवलर्स लिखते थे लोगों के बारे में। तो ऐसे एक लीडर है, ऐसे एक लोग, जैसे हमने बहुत सारे चाइनीज रूलर्स के बारे में बताया, जब हम सिल्क रूट की बात कर रहे थे, तो ऐसे जब चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे तो उन्होंने कोर्ट में बैठ के सारी चीजें देखी हैं, राइट। जब हम ट्रैवलर्स की बात करें, चाइनीज ट्रैवलर्स की बात करें, तो ये सारे ट्रैवलर्स आए हैं और इन्होंने इनकी कोर्ट में जाके देखा है और इनकी जो बुक है उसमें भी क्या दिया, कंट्रीब्यूशन दिया है। ऑलराइट, ठीक है, यहां तक समझ आता है कि उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और लॉट ऑफ टाइम उन्होंने किया और डिटेल्ड अकाउंट भी दिया, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और अपने अपने डिटेल्ड अकाउंट के अंदर वर्णन भी किया है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ आया, हमें आगे बढ़ते हैं। और वो कौन थे चाइनीज ट्रैवलर, जुआंगजैन ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षास कोर्ट। हर्ष यानी कि हर्षा कौन हो गए, हर्षवर्धन, ठीक है। एंड लेफ्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, ठीक है, नॉर्मल अभी बताया। चलिए अब आते हैं तीन और लीडर जिसकी बात करते हैं हम, पल्लवास, चालुक्यास, पुलाक्षेण सप्रशति, पुलाक्षेण प्रशति, ठीक है। यानी कि अब और तीन लीडर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला हो गया, राइट। और तीन लीडर्स की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 107 पे आ गए हम, ठीक है। ये हम पेज वाइज इसलिए करेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने कुछ मिस कर दिया है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ मिस कर दिया है। तो अब हम तीसरे और भी लीडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और भी किंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिनकी भी हमको वर्णन प्रशस्ति से मिलती है, प्रशस्ति से मिलती है, यानी कि स्पेशल इंस्क्रिप्शन। क्या है ये, स्पेशल इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई ऐसे टोम्ब, ठीक है, कोई ऐसे टोम्ब या फिर कोई ऐसी कोई ऐसी टोम्ब, कोई ऐसी मॉन्यूमेंट, कोई ऐसी वॉल जिनके ऊपर किंग्स की प्रशंसा या फिर उनको प्रेस किए हुए चीजें लिखी होती हैं, राइट। अब बात आती है द पल्लवास एंड द चालुक्यास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। द पल्लवास एंड चालुक्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी, कहाँ की, दक्षिण भारत की, यानी कि साउथ इंडिया की। अभी हम जो बात करें सारे साउथ इंडियन की, इवन पुलाकेशिन है ये भी साउथ इंडिया के ही हैं। During this period, the kingdom of Pallava spread in the region around their capital. कौन सा कैपिटल था, कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा, while that of the Chalukyas was centered around the Rajpur Doab between the rivers of Krishna and Tungabhadra. तो अगर हम देखें मैप में, अगर आपको समझ आता है, ठीक है। अब यहां पे देखो जो पल्लवा है वो कांचीपुरम में, मैं आपको दिखा देती हूं, चलिए इसको हम करते हैं थोड़ा सा डिलीट, बिकॉज ठीक है, आ जाइए। तो हम यहां पे क्या देखने वाले हैं, वी आर सीइंग हियर, आप देखो पल्लवास की बात हो रही है, तो पल्लवास कांचीपुरम के स्टेट में रहते हैं और चालुक्यास कहां पे, ऐहोल के एक विलेज में रहते हैं जो कर्नाटका में है। तो यहाँ पे हम जब दो साउथ इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करें, चालुक्य और पल्लवा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साउथ इंडिया में देखे गए थे। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप समझ पा गए होंगे कि हमने क्या साउथ इंडिया में किस चीज की बात की, ठीक है। यहाँ पे देखो पल्लवास, चोलास, पांडवास भी यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, चेरास, ठीक है, ये हम बात नहीं कर रहे, इधर की बात कर रहे हैं, ये कौन से हैं, चालुक्यास, चालुक्यास, ठीक है, साउथ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, दैट्स इट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये समझ आ गया, पल्लवास एंड चालुक्यास बहुत इंपॉर्टेंट थे। पल्लव और दोनों साउथ इंडिया के थे,
किंगडम ऑफ पल्लवास जो था वो कैपिटल कांचीपुरम में जाता था, जो कावेरी और डेल्टा, कावेरी डेल्टा के पास जाता था। लेकिन जो चालुक्य है उसका एरिया डिस्क्राइब कर रहे हैं अराउंड रायचूर दोआ बिटवीन रिवर्स ऑफ कृष्णा एंड तुंगाभद्रा। ठीक है, ये चीज अगर लिखना चाहो तो लिख लो। हम बात कर रहे हैं किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट द पल्लवास द पल्लवास एंड द चालुक्यास। पल्लवास क्या कह रहे थे वो दोनों की कॉमन चीज क्या है? साउथ इंडियन, दोनों साउथ इंडिया में थे। ठीक है, अगर आप मैप देखोगे तो ये दोनों आसपास ही हैं, दोनों साउथ इंडिया के उसमें ही पड़ रहे हैं। इफ यू सी द मैप, साउथ इंडिया। ठीक है, चोलास, चेरास और पांड्यास जो हैं ये भी हमने कहते, चोला, चेरास एंड पांड्यास दे आर नियर बाय। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि जो पल्लवास हैं वो कांचीपुरम में हैं और कावेरी डेल्टा के पास हैं। चालुक्यास कहाँ है? रायचूर दोआब के पास हैं। वेयर आर वी राइटिंग? हाँ, कांची। ठीक है, तो पल्लवास जो हैं वो कहाँ है? वो कांचीपुरम के पास है। यहाँ लिखी गई है लाइन, कांचीपुरम कैपिटल के पास है जो कावेरी डेल्टा बनाता है। और ये कहाँ है? ये है रायचूर, ये है रायचूर दोआब के बीच में। ठीक है, और पल्लवास ऑन द अदर साइड कांचीपुरम कैपिटल में है, कांचीपुरम कैपिटल बनाता है जो कि कावेरी डेल्टा के पास है। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम चालुक्यास की बात करें। चालुक्यास का बहुत इंपॉर्टेंट एक विलेज है। ठीक है, ये कर्नाटका में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऐहोल। ऐहोल। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का है, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो सही है। तो ऐहोल की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। क्या है? यहाँ पे ट्रेड होता है। जैसे मैंने कहा साउथ इंडिया स्पाइसेस में फेमस है और बहुत सारी चीजों में फेमस है, तो इसलिए ट्रेडिंग सेंटर बना दिया गया था। किसको? चालुक्यास को। वहां पे लिख देते कि वो क्या था? चालुक्यास क्या था? ट्रेडिंग सेंटर। ठीक है, ये था ट्रेडिंग सेंटर। ठीक है, तो इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद नंबर ऑफ टेम्पल्स। लेकिन ये जैसे आपको पता है कि पिलग्रिम्स बन गए थे उस टाइम पे, टेम्पल्स बन गए थे, तो ट्रेडिंग सेंटर के साथ साथ यहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट भी आ गया था। और ये क्या बन गया था? ये बन चुका था उस टाइम का क्या? ये बन गया था रिलीजियस सेंटर भी। पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड। तो यानी कि पल्लवास और चालुक्यास जो कि इतने ज्यादा पास थे, आपस में लड़ाइयां चलती थी। दैट इज वाई इनको साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ के रूलर्स वहां लड़ाई करते थे, वहां के रूलर्स यहाँ लड़ाई करते थे और रेड करते थे, एक दूसरे की चीजें अटैक करते थे। स्पेशली कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्परस टाउन्स, यानी कि जो प्रॉस्परस है, जो बढ़ रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, जहाँ पे मनी आ रहा है, वो चीज को ट्रेड करते थे। द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर्स वाज। अब चाणक्य रूलर का ये आपने देखा हो गया कि पल्लवा, चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रतिष्ठी। तो यहाँ पे पुलकेशिन क्या था? पुलकेशिन रूलर था किसका? चालुक्य का। वन ऑफ द पुलकेशिन रूलर, चालुक्य का रूलर था पुलकेशिन। ठीक है, चालुक्य का रूलर था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुलकेशिन, इंपॉर्टेंट रूलर। ये रूलर है। ठीक है, और इसकी ये कैसे पता लगा? ऑफ कोर्स इसकी प्रशस्ति से हमें इसके बारे में या इस पर्टिकुलर लीडर के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए पुलकेशिन टू वी ऑलवेज फॉरगेट टू राइट टू पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू, ठीक है, पुलकेशिन टू क्या था? रूलर था चालुक्यास का। ठीक है, हम पल्लवास की बात करो, आपस में दोनों की क्या रहती थी? दोनों की फाइट रहती थी, एक दूसरे से फाइटिंग करते थे, फाइट करते थे। ठीक है, रेड करते थे,
अटैक करते थे किन किन चीजों को? प्रॉस्पेरस टाउन्स को। क्या करते थे? रेड करते थे प्रॉस्पेरस टाउन्स को जिनकी बढ़ोतरी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज दी हु? पुलकेशिन टू। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम प्रतिष्ठी। कैसे पता लगेगा इनके बारे में? क्योंकि इनकी फेमस प्रतिष्ठी थी, कंपोज बाय हिज कोड रवि कीर्ति। तो किसने इनकी प्रतिष्ठी बनाई? किसने इनके बारे में लिखा? कि किसने इनके बारे में तारीफ की? पुलकेशिन की तारीफ की गई बाय रवि कीर्ति। और ये बताते थे कि इनके ही टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, उनके बारे में बताते थे, उनके खानदान के बारे में बताते थे, उनकी जनरेशंस के बारे में बताते थे। फ्रॉम फादर टू सन, कैसे है? पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। तो उनको अपने अंकल से ये किंगडम मिला था। तो ये सारी चीजें उसमें वो बयां करते थे। ठीक है, और इनकी रवि कीर्ति कौन थी? रवि कीर्ति थी इनकी पोएट, यानी कि जो इनके बारे में क्या लिखती थी? जो इनके बारे में लिखती थी पोएम। अब देखो ये वाली चीजें जो हैं ये लिखी नहीं है, बट चलिए अब हम बात करते हैं चालुक्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। अब देखो हम थोड़ा सा चालुक्यास पे ही हैं। चालुक्यास का, ठीक है, चालुक्यास के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? इनके बारे में पता लगता है प्रतिष्ठी से, प्रशस्ति। और ये क्या होती है? ये क्या होती है प्रतिष्ठी? ये होती है स्पेशल इंस्क्रिप्शन। याद रखना बेटा, भूलना नहीं, आज ही पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, स्पेशल इंस्क्रिप्शन। और प्रशस्ति होती है पुलकेशिन 2 के बारे में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? इनकी प्रतिष्ठी किसने लिखी थी? रवि कीर्ति। ठीक है, अभी हम पेज नंबर आए हैं 108। चलिए अब देखो, अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति वो ये बताते थे ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। एक्सपेडिशंस यानी कि वो क्या करते थे? वो लंबे लंबे जर्नीज पे जाते थे, वो लड़ाइयां करते थे, और ये क्या करते थे? उसके बारे में लिखते थे। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। यानी कि हर्षवर्धन के साथ जो इनकी बातचीत होती थी या जो भी उनका होता था, वो ये सारी चीजें प्रतिष्ठी में लिखा करते थे। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। ठीक है, द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, वो कह रहे थे कि जब पुलकेशिन हार गए थे, कहां पे? पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कच्चीपुरम। बिकॉज चालुक्यास और पल्लवास का आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो ये आपस में जब ये इधर उधर हुए, लड़ाई की, फाइट की, और जब ये हार गए तो ये हर्षा यानी हैप्पीनेस नहीं रहे, हैप्पीनेस नहीं थी। तो जो रवि कीर्ति थे, उन्होंने अकाउंट लिखा ऑन हिज अकाउंट। ठीक है, अकाउंट में पोएम्स लिखी, और उस पोएम्स में इन्होंने हैप्पी नहीं थे ये, यानी कि ये हर्षा नहीं थे, उनके बारे में उनका अकाउंट डिटेलिंग लिखी। ठीक है, अकाउंट डिटेलिंग यानी उनके बारे में पोएम्स लिखी। उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि बट द चालुक्यास विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। जो चालुक्यास थे इनकी जीत तो हुई, लेकिन चालुक्यास की जो जीत थी वो बहुत शॉर्ट लिव्ड थी, वो छोटी जीत थी, यानी कि बहुत शॉर्ट लिव्ड विक्ट्री थी, बहुत ज्यादा छोटी जीत थी। यानी कि अगर ये जीते भी तो बहुत छोटी जीत, कुछ टाइम के लिए जीते। उसके बाद क्या लिखा है? बोथ पल्लवास एंड चालुक्यास गेव इट टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी, जो हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो इनके बाद इन दोनों ने क्या किया? दे, ये लिखा है, गेव अवे न्यू रूलर्स बिलोंगिंग्स। न्यू रूलर्स आए चोलास की डायनेस्टी से। ठीक है, जिनको राष्ट्रकूटा बोलते हैं। अब आप ये देखो मैप के अंदर, मैं आपको दिखाती हूं कि ये आसपास जो चोलास हैं, ये रे, तो दोनों ने, चालुक्य एंड पल्लवा ने चोलास को, अपने न्यू रूलर्स को जगह दे दी थी। तो चोलास बन गए थे, बट ये चोलास और राष्ट्रकूट
ठीक है, ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि जब आप 7th में चले जाओगे। ठीक है, यहां पे लिख देते पांडवास एंड चालुक्यास जब आपस में हार गए थे, इन्होंने क्या किया था, बोथ ऑफ देम, ठीक है, बोथ ऑफ देम गेव देयर बिलोंगिंग्स, गेव अवे टू न्यू रूलर्स, और वो न्यू रूलर्स कौन थे, वो न्यू रूलर्स थे फ्रॉम द चोलास एंड राष्ट्रकूटास। क्लियर, चलिए ठीक है, अब यहां तक हमारे लीडर्स कंप्लीट हो गए। अब बात वही है कि कैसे एडमिनिस्टर होते थे, और तीसरी चीज क्या है, एडमिनिस्टर कैसे होते थे, लोग क्या थे, आर्मी का मतलब क्या था, और सदर्न किंगडम्स कैसे थे, क्योंकि हम सदर्न किंगडम्स की बात करें, सारे साउथ किंगडम्स की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए पुलकेशिन 2 कुछ इस तरीके से दिखते थे। अब आते हैं हाउ वर द किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, यानी कि किंगडम्स, ये यहां तक हमारे लीडर्स के बारे में, किंग्स के बारे में पढ़ लिया। अब क्या कहने का भाव ये है कि एडमिनिस्टर किंगडम कैसे होता था, मतलब कि किंगडम्स अगर चलाना है तो कैसे चलाते थे। सिंपल है, बस आपको थोड़ा रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर हम पुराने किंग्स की बात करें तो हमें पता है कि लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट होता था, इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स, एंड द विलेज रिमेन्स बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लैंड एक इंपॉर्टेंट है और विलेज रिमेन्स, जो विलेज है और लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये वाले रूलर्स जो हैं, there were some new developments as well. Kings adopted a number of steps to win सपोर्ट चाहिए होता था उनको, ठीक है, सोशली, क्योंकि इकोनॉमिकली, मिलिट्री, उनको सपोर्ट चाहिए होता था, क्योंकि वो गिफ्ट ट्रिब्यूट इनको बहुत मानते थे। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, अब बात आती है कि ये वाले लीडर्स जो साउथ इंडियन के हैं वो कैसे एडमिनिस्टर करते, यानी वो कैसे निभाते थे पॉलिटिकली। सो सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी, ये सब कुछ क्या कर दिया था, हेरिडिटरी कर दिया था। राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बनेगा, यानी कि ये पोस्ट क्या है, ये हेरिडिटरी है। It means that son succeeded fathers to these posts. For example, the poet Harisena was a Mahadand Nayaka of Chief Justice officer like his father. यानी कि जो पोएट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो अपनी पोजिशंस हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बाय जनरेशन आती हैं। कहने के बाद जो हरिसेना था, ठीक है, जो हरिसेना था, हरिसेना जिन्होंने पोएट ने लिखी थी हरिश्चंद्र, वो एक महादंड नायका या चीफ जस्टिस ऑफिसर के बेटे थे, लाइक हिज फादर। ठीक है, लाइक हिज फादर, यानी कि उसके पापा पोएट के अलावा, पोएट ये नहीं कह रहे कि पोएट के अलावा भी उनकी एक और ड्यूटी थी जो उनके पापा थे, तो वो ड्यूटी, वो पोजीशन को निभाते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा गया है, सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हेरिडिटरी होगी थी, ये पढ़ लिया। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। ठीक है, तो कहने के बाद ये कि एक, अगर मैं टीचर हूं, ठीक है, रोल्स, डिफरेंट रोल्स की बात हो रही है, ठीक है, डिफरेंट रोल्स है, डजंट मीन कि मैं सिर्फ पढ़ाऊं और जाऊं। आई टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट थिंग्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल की बात हो रही है कि अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, कि मैं तुम्हें टीच कर रही हूँ, इसके अलावा सपोज आई एम मेकिंग ग्राफिक डिजाइन ऑफ पीपीटीज या फिर जो भी है, आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ रादर देन टीचिंग। टीचिंग के अलावा वो डायनेमिक्स कि आप दो और से ज्यादा चीजें भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, besides being a Mahananda Nayaka, Harisena was Kumar Amatya, meaning an important minister and a minister of war and peace। तो यानी कि वो एक पोएट भी हैं, पोएट के साथ साथ वो एक कुमार अमात्य यानी कि वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी हैं और वो वॉर एंड पीस के भी मिनिस्टर हैं। तो यानी कि वो एक रोल के साथ दूसरे, तीसरे, चौथे रोल भी निभा रहे हैं। Besides important men probably had a say in local administration. These included Nagar, Shreshti or chief banker or merchant of the city, the Sartavaha leaders of the merchant, ठीक है, कारवान्स, और ये चीज, हाँ, द प्राथमा कुटिला, द चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ कयास्त्र और स्क्राइब्स। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप ज्यादा रोल्स भी निभा रहे हो। तो ये आई वुड लाइक टू से कि ये इसको आपको याद करने के बजाय अपने वर्ड्स में लिखना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया था, एक बंदे को आपने 2 से 3 ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू कर दी थी। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, अब ये जो आर्मी थी ये मिलिट्री लीडर्स थे जो प्रोवाइड करते थे द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर दे नीडेड। ट्रूप्स यानी कि लोग,
अब लोगों में क्या होता था, दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी. सम ऑफ देम हैव रिसीव्ड ग्रांट्स. ग्रांट्स यानी कि इनको क्या मिलते थे, इनको मिलती थी चीजें, इनको मिलते थे ट्रिब्यूट्स, इनको मिलते थे गिफ्ट. किस चीज का, लैंड का. कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स. लैंड कलेक्ट करते थे, मतलब टैक्स, और सोल्जर्स और हॉर्सेस में क्या करते थे, मेंटेन करते थे, बिकॉज इनकी आर्मी कुछ इस तरीके से डिफाइंड थी. इक्विपमेंट प्रोवाइड करते थे वॉरफेयर की. कभी वॉर हुआ, वॉरियर किंग्स बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो लड़ाई बनती है, बिकॉज वो लड़ाई से ही हासिल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हासिल, लैंड, अपनी पावरफुलनेस, अपनी जीत. ठीक है. These men were known as Samanthas. Whenever the rulers were weak, Samanthas tried to become independent. यानी कि Samanthas एक टाइप ऑफ आर्मी है जो जरूरत पे ही काम आती है. इनका ये इंडिपेंडेंट आर्मी है. ठीक है. ये अगर सैलरीज नहीं लेती, पर्टिकुलर नहीं है, जब भी कोई लीडर वीक पड़ जाता है तो ये प्रोवाइड करती है विद सच एंड सच आर्मी ट्रूप्स, टूल्स एंड देयर अ लॉट ऑफ पावरफुल पीपल. ठीक है. चलिए अब लास्ट पार्ट में आ रहे हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं असेंबलीज की. वेट, ओके, ऑल राइट. असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम. असेंबलीज इन द assemblies in the southern kingdom. The inscriptions of the Pallavas mention a number of local assemblies. कहने का भाव ये है कि अब ये आर्मीज, एडमिनिस्ट्रेशन या ये सदर्न किंगडम्स कैसे निभाते थे, बिकॉज दे नीड पीपल टू डू दैट. मैनेजमेंट बोल लो आप. ठीक है. तो कहने का भाव ये है कि वो कह रहे थे कि हम उस टाइम पे असेंबलीज बनती थी, ग्रुप्स बनते थे. तो जब हम पल्लवास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी लोकल असेंबलीज थी, यानी कि लोकल ग्रुप्स ने अपनी ग्रुप बना लिए थे, और लोकल लीडर्स ने अपने क्या कर लिए थे, लोकल पीपल ने ग्रुप्स बना लिए थे ताकि वो एडमिनिस्टर कर पाए. दीज इंक्लूडिंग द सभाज, सभा, महासभा याद होगा हमने किया है, विच वॉज असेंबली ऑफ ब्राह्मण एंड द लैंड ओनर्स. यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने क्या बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया. This assembly functioned through the sub committees which looked after irrigation. जो पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज होती है, लोकल इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल एक्सेट्रा. द उर वॉज अ विलेज असेंबली. ठीक है. उर, UR नाम की, ठीक है, एक विलेज असेंबली थी. ठीक है. वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स. ठीक है. यूजुअली ब्राह्मण्स होते थे, लेकिन एक ऐसा असेंबली देखी गई जहां पे जो असेंबलीज बनाई गई उनके ब्राह्मण्स नहीं है, तो एक्सेप्शन हो गया. ठीक है. एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स. नगरम क्या है भाई, मर्चेंट्स की. नगरम क्या है, मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है. तो एक हमने देखा कि ब्राह्मण्स ने अपना ग्रुप बनाया, हेड बन गए. ठीक है. लैंड ओनर्स हैं. कहीं एक और विलेज में हमने देखा कि ऐसा नहीं भी है. उसके अलावा हमने मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन देखी जिनको नगरम बोला गया. नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स. Likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these were local assemblies continued from various centuries. यानी कि ये किंग के नीचे अपने अपनी ग्रुप्स बनाते थे और ऐसे एडमिनिस्टर होते थे. ठीक है. इसके अलावा हमने ये देखा है, अच्छा पेज नंबर 110 और 111. ठीक है. ये वाले बात करेंगे, वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है. इसके हमने ये देखा कि ऑर्डिनरी मैन कैसे होते हैं. ठीक है. पेज नंबर नोट डाउन करो माय डियर स्टूडेंट्स, लिख लो इसको. ठीक है. अब बात हो रही है कि ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं, यानी कि आम जनता क्या करती है. हमने लीडर्स की बात कर ली. ठीक है. ऑर्डिनरी पीपल, हमने उनके कोर्ट के पोएट्स की बात कर ली, हमने असेंबलीज देख ली, हमने क्या क्या देखा, हमने ये देख लिया कि किंग्स कैसे होते हैं, हमने किंग्स की कोर्ट्स देख ली, हमें कैसे पता लगा, प्रतिष्ठी से पता लगा, हमें किंग्स की आर्मी के बारे में पता लगा, हमें असेंबलीज के बारे में पता लगी, उनके नीचे कैसे काम होता, मैनेजमेंट कैसे होती थी. अब बात आती है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. ऑर्डिनरी पीपल यानी कि आम आदमी क्या करता था. अगर हम देखें कि कैसे पता लगता है हमें, ओकेजन ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट्स. तो कैसे पता लगता, सबसे पहले तो हमें प्लेस के थ्रू पता लगता था. ओकेजन्स पे लोग क्या करते थे वो पता, ओकेशनल ग्लिम्स. ठीक है. ओकेजन्स पे लोग क्या करते हैं ये पता लगता था. और ये कैसे पता लगता था, ऑफ कोर्स ये रिटन चीजें हैं, अकाउंट से, डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ द ट्रैवलर्स से पता लगता था कि ये
ठीक है, मेन मुद्दा तो ये था, पता कैसे लगता था, डिटेल्ड अकाउंट से पता लगता था, किसके, लोगों के या फिर पोएट्स के। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब बात आती है कालिदास, जो कि, ठीक है, कालिदास एक इंसान थे जो कि प्लेज लिखते थे। हमने कालिदास का नाम बहुत सारा सुना होगा, स्पेशली हिंदी में, मैं इनके बारे में पढ़ रही हूँ। डिपिक्टिंग लाइफ ऑफ अ किंग्स कोर्ट, वो एक राइटर थे, एक पोएट थे जो डिस्क्राइब करते थे कि किंग के कोर्ट में क्या क्या होता है। इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेज is that the king and the most brahmana speaking संस्कृत, ये बोला गया और ये दिखाया गया कालिदास की बुक्स में से कि बहुत सारे लोग संस्कृत बोलते थे, they used to speak संस्कृत। ठीक है, आम आदमी की बात हो रही है कि आम आदमी संस्कृत बोलते थे उस टाइम पे, और आम आदमी यूजुअली अकाउंट्स लिखते थे। ठीक है, while women and men other than men are brahmins use प्राकृत, और men और women, ठीक है, जो ब्राह्मण नहीं होते थे, यहां ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं और किंग्स की बात कर रहे हैं, ये क्या करते थे, ये संस्कृत स्पीक करते थे। और ये बोले जो ऑर्डिनरी पीपल थे खासकर, वो प्राकृत भाषा के इस्तेमाल करते। विमेन एंड मेन जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, हु आर नॉन ब्राह्मण्स। ठीक है, who are non Brahmins। ठीक है, आगे क्या है, his most famous play Abhijana Shakuntalam is a story of love between king and Dushyanta and the young woman named Shakuntala। We find an interesting description of the plight of poor fishermen in this play। तो उन्होंने प्लेस लिखे और प्लेस के अंदर थोड़ी सी क्या दिखाई, एक स्टोरी दिखाई, लव स्टोरी। ठीक है, इनके प्लेस से पता लगा एक लव स्टोरी की प्ले है। ठीक है, प्लेस के बारे में पता लगा, ऑर्डिनरी मैन यही करता था, और फिशरमैन की स्टोरी। तो ऑर्डिनरी पीपल किंगडम में क्या करते थे, यही नोट डाउन करते थे कि क्या होता था। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज देखी गई है जिसमें वो जो फाक्जियान थे, ठीक है, फाक्जियान थे, वो अनटचेबिलिटी का भी यहां पे वर्णन हुआ है। अनटचेबिलिटी यानी लोगों के साथ अनटचेबिलिटी भी होती थी। ये सारी चीजें हमें प्लेस से पता लगी हैं। ठीक है, सो विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट आवर लेक्चर। अब आपको समझ आ गया होगा पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या किया। ठीक है, वी विल सी हमने क्या क्या किया, एक आइडिया लग जाता है कि हमने इस चैप्टर में क्या किया। सबसे पहले हमने ये देखे कि न्यू किंगडम्स जो बन रहे थे, न्यू एम्पायर्स जो बन रहे थे, उसके अंदर हमने डिफरेंट किंग्स के बारे में पढ़ा और किंग्स किस तरीके से अपना रूल या पावरफुलनेस चलाते थे। तो डिफरेंट किंग्स की बात की, ठीक है, डिफरेंट किंग्स की बात की, उनके डिफरेंट किंगडम्स की बात की। ठीक है, और ये भी देखा हमने कि समुद्रगुप्ता बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर दिखाए गए हैं गुप्ता डायनेस्टी के। समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर दिखाए गए हैं, जैसे हमने उनके तौर तरीके देखे। फिर हमने देखा कि हमें कैसे पता है एक दिन के बारे में, हमें पता लगता है फ्रॉम दी स्पेशल इंस्क्रिप्शंस। स्पेशल इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, और इन स्पेशल इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं, प्रशस्ति। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये मेकआउट किया, ये फाइंड आउट किया इस चीज से, और ये देखा कि प्रतिष्ठि किसने बनाई। प्रतिष्ठि से हमें इतना सब कुछ पता लगता है, वो प्रतिष्ठि किसने की। प्रतिष्ठि लिखी गई बाय द पोएट्स, पोएट्स ने लिखी गई। फाइंड आउट करा हमने, पता लगा कि प्रतिष्ठि पोएट्स ने लिखी, और इन पोएट्स जो थे वो डिटेल्ड अकाउंट में पोएम्स लिखते थे, और इस प्रतिष्ठि के अंदर प्रेज करते थे, किंग की प्रशंसा करते थे, प्रेज करते थे। ठीक है, किंग्स को क्या करते थे, प्रेज करते थे। इसके बाद हमने ये देखा कि किंग की आर्मी कैसे होती थी, आर्मी के बारे में पता लगा, आर्मीज कैसे होती थी। उसके बाद हमने ये पता लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। बहुत सारे अलग अलग देखा हमने, रोल्स देखे लोगों के कि एक ही बंदा 4-5 काम कर रहा है, ये देखा कि जनरेशंस में चल रहा है सारा काम। उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने देखा कि ऑर्डिनरी पीपल क्या कर रहा है,
ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कैसे पता लगता है? ऑर्डिनरी पीपल के बारे में प्लेस से पता लगता है, अकाउंट से पता लगता है, बहुत सारे स्टोरी से पता लगता है, अनटचेबिलिटी के बारे में पता लगा, लव स्टोरीज के बारे में पता लगा, फिशरमैन के बारे में पता लगा, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में पता लगा। विद दिस वी कंप्लीट और न्यू किंग एम्पायर्स एंड किंगडम्स के अंदर यही स्टोरी चलती थी। हमने चालुक्यास और पल्लवास का आपस में लड़ाई करते हुए देखा, फिर कंट्रोल करते हुए देखा, फिर उन्होंने सारा चोलास को हैंड ओवर कर दिया न्यू रूलर्स को। ये सारी चीजें किंगडम्स में कॉमन थी। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज विद दिस हम अपना सेकेंड लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। एक लास्ट लेक्चर बचा है जिसको हम सून कंप्लीट करेंगे। एंड यस, विद दिस हेवी आर्ट जो हमारा बॉन्ड था बहुत सारे चैंपियंस के साथ, वो खत्म होने जा रहा है। आई फील वेरी ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब बच्चों को पढ़ा के। बहुत ही अच्छे बच्चे जिनको कहते हैं वो थे। और कभी आपको कोई डाउट हो आपने नीचे जरूर लिखा है। और बहुत सारे बच्चों ने नीचे अपने ये भी लिखा है कि उनको समझ आ रहा है, उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, तो उनको हमने शायद कोशिश की कि हम थ्रू और वीडियो से अगली वीडियो में आपका डाउट सॉल्व करें, जो भी प्रीसीडिंग लेक्चर में होता था। And definitely this is not the last lecture, but yes, last lecture will be coming soon. And thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप सब बच्चों को पढ़ा के। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।